नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपना ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th की सीरीज का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है मानव बस्ती, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पूरा का पूरा। एंड इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ स्टूडेंट। इसके देन बाद क्या करने वाले हैं हम अपने चैनल पर, तो इस पे देन बाद हम एक तो नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड इससे भी इम्पोर्टेंट जो है वो है ज्योग्राफी कैरियर, कि ज्योग्राफी में कौन कौन से कैरियर निकल कर आते हैं अगर हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ते हैं तो आफ्टर 12th के बाद। तो स्टूडेंट, इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कैरियर अपॉर्चुनिटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। एंड कितनी ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी है ज्योग्राफी में, ये आप लोगों को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो देखना ना भूलिएगा ज्योग्राफी कैरियर से रिलेटेड वीडियो। एंड चैप्टर 10 अब हम स्टार्ट करेंगे। मानव बस्तियों की डेफिनेशन के बारे में स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो वह स्थान जहाँ पर मनुष्य निवास करता है, रहता है, वो कहलाती है मानव बस्ती या ह्यूमन सेटलमेंट कहलाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बस्तियों के वर्गीकरण की। तो वर्ग क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा अर्बन है, नेक्स्ट हमारा रूरल है। नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती, इन 2 आधारों में इसको बांटा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मापदंड है जिसके आधार पर ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट से अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट हमारा पॉपुलेशन आता है, पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन जो है हमारा सर्वव्यापी मापदंड नहीं है, क्योंकि अगर बात करते हैं भारत और चीन की तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है अकॉर्डिंग टू वहाँ पर जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पर नगरीय और ग्रामीण पॉपुलेशन दोनों ही ज़्यादा मिलेगी कंपैरिजन जहाँ पर कम पॉपुलेशन है। तो इस आधार पर क्या है, ये सर्वव्यापी नहीं है, हर जगह इसको यूज़ नहीं किया जा सकता पॉपुलेशन वाले मापदंड को। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय एक्टिविटीज़। तो बेसिकली ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए, विलेजेस की बात की जाए, तो विलेजेस में प्राइमरी एक्टिविटीज़ की ज़्यादा कार्य किए जाते हैं लोगों के द्वारा। लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लीन रहते हैं, जैसे कि कृषि कार्य, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन संबंधी कार्य। अगर आप लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटीज़ की वीडियो नहीं देखी है, हमारा 12th का चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज़, अगर नहीं देखी है तो स्टूडेंट आप लोग ज्योग्राफी अलर्ट में जाकर देख सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पर बेसिकली ग्रामीण इलाकों की ही बात हो रही है तो वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। और बात कर लेते हैं नगरीय इलाकों में, तो नगरीय इलाकों में गैर कृषि कार्य किए जाते हैं। गैर कृषि कार्य का मतलब है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर टर्सरी एक्टिविटीज़ या अन्य अदर्स जो एक्टिविटीज़ है वो उन कार्य वहाँ पर नगरीय इलाकों में ये कार्य ज़्यादा होते हैं अगर कंपैरिजन करते हैं दोनों का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट कि कैसे नोटिफाइड किया जाता है, कैसे क्लासिफाइड किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र नगरीय है और कौन सा क्षेत्र ग्रामीण है। लेकिन व्यवसाय की अगर बात की जाए तो व्यवसाय भी पूर्ण रूप से सर्वव्यापी नहीं है, हर जगह यूज़ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल हमें दे रखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंप को अगर हायरार्की के आधार पर देखा जाए तो निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है। अगर बात की जाए भारत में उसी कार्य की तो वो क्या है, नगरीय इलाकों का कार्य समझा जाता है, नगरीय इलाकों के अंतर्गत वो कार्य आता है। तो पारदेशिक स्तर पर हम डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि भारत में किया गया है। अगर भारत में अगर देखा जाए विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में गांव दुर्बल होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री में कैसे डिवाइडेशन है विलेजेस की एंड अर्बन की, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम भारत की बात कर लेते हैं कि किस क्षेत्र को नगर घोषित किया जाता है भारत में। तो 1991 की अगर जनगणना की बात करते हैं, भारतीय जनगणना या इंडियन सेंसस की बात करते हैं, तो नगरीय बस्तियों को परिभाषित किया गया है। उसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है जिसके आधार पर नगरीय बस्तियों को परिभाषित किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि सभी स्थान जहां पर नगर पालिका, नगर निगम या फिर छावनी बोर्ड या नगरीय क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो,
वह क्षेत्र नगर कहलाएगा। नेक्स्ट जो बोला गया है वो बोला गया है यहाँ की जनसंख्या कम से कम 5000 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हुए हो। नेक्स्ट जो बोला गया स्टूडेंट 75% जो व्यक्ति है वो क्या है, गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हो। और नेक्स्ट जो बोला गया है पॉपुलेशन डेंसिटी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, नगरीय बस्तियां कहलाई जाएगी। ये किसके अकॉर्डिंग है स्टूडेंट, भारत के अकॉर्डिंग है, इंडिया के अकॉर्डिंग है। और ये जो बॉक्स है इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है, और एसएससी में भी पूछा जाता है, और 12th में तो अब इतनी जगह स्टूडेंट पूछा जाता है, तो बेसिकली 12th में तो पूछा ही जाएगा। इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है, तो आइए आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, आपका अपना चैनल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप की। प्रकार और प्रतिरूप, टाइप्स एंड पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो इसको दो आधारों में, प्रकार की अगर बात करते हैं तो इसको दो आधारों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और दूसरा हमारा स्कैटर्ड सेटलमेंट। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है। फर्स्टली तो कॉम्पैक्ट का मतलब है बिल्कुल नज़दीक नज़दीक। नज़दीक नज़दीक का क्या मतलब है कि इसमें जो बस्तियां होती है वो बिल्कुल समीप होती है, मकान जो होते हैं एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका भी कारण है, कारण क्या है, या तो यहाँ पर नदी वगैरह या घाटी, नदी घाटी यहाँ है, उपजाऊ मैदान है जहाँ पर लोग रहते हैं, समुदाय में मिलकर रहते हैं और एक जैसा ही कार्य करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल मकान सटे हुए होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए मकान होते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं परिकर्ण बस्ती, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है दूर दूर। बस्तियां जो होती है वो बिल्कुल दूर दूर होती है, मकान दूर दूर होता है। इसमें क्या है, कारण भी होते हैं दूर दूर होने के, या तो खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, लोग क्या है अपने खेतों में ही रहना पसंद करते हैं और इस वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, या फिर पर्वतीय इलाका है। पर्वतीय इलाकों में अगर आप लोग कभी गए हो तो आप लोगों को ने देखा होगा कि वहाँ पर भी क्या है, अलग अलग जगह पर आप लोगों को सेटलमेंट मिल जाएंगे स्कैटर्ड टाइप्स में, और इनको जोड़ने का जो कार्य करता है, सेंटर पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पूजा स्थल या सांस्कृतिक कोई भी कारक हो सकता है या सरकारी विभाग हो सकता है जो इनको जोड़ने का कार्य करते हैं, बांधने का कार्य करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं ग्रामीण बस्तियाँ। बेसिकली हम बात करेंगे, पहले ग्रामीण बस्तियों के बारे में बात करेंगे, फिर हम नगरीय बस्तियों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ग्रामीण बस्तियाँ देख लेते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ग्रामीण बस्तियाँ वह है जिसका प्रत्यक्ष संबंध भूमि से होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होता है। हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, जितने भी हमारे खनन संबंधी व्यवसाय, तो ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। और ये बेसिकली कहाँ पर किए जाते हैं, विलेजेस में किया जाता है या ग्रामीण बस्तियों के आसपास किए जाते हैं या ग्रामीण लोगों के द्वारा किए जाते हैं। अब हम स्टूडेंट देख लेते हैं ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा जलापूर्ति। बिल्कुल जलापूर्ति क्या है, इफेक्ट करती है, एक कारक बनकर आती है। जहाँ पर जलापूर्ति होती है, जलाशय होता है, नदी होती है, झरने होते हैं या ऐसा कोई वाटर बॉडीज़ का सोर्सेज होता है जहाँ पर क्या है, जल उपलब्ध होता है, वाटर उपलब्ध होता, प्रोवाइड होता है, तो वो हमारा क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे करता है, जहाँ पर ये चीज़ें होती है जो मैंने अभी बोली है, तो वहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा और सुविधाजनक स्थान जो है वहाँ पर आपको सेटलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगी। अगर कंपैरिजन करते हैं, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, जलाशय नहीं है, नदियाँ नहीं हैं, झीलें नहीं हैं, झरने नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको सेटलमेंट बहुत कम मिलने वाली है या बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली।
क्योंकि जल क्या है, एक साधन है जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है सभी कामों के लिए। और ये होना हमें भी पता है कि जल कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर ये नहीं है तो कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली सेटलमेंट को क्या है, जल आपूर्ति प्रभावित करती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं भूमि, लैंड, भूमि या लैंड कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे कारक बन के आई है। तो मनुष्य को बसने के लिए पहले क्या है, वो चुनाव करता है, ऐसी भूमि का चुनाव करता है जो कि कृषि कार्यों के लिए। बेसिकली स्टूडेंट हम विलेजेस की बात कर रहे हैं, तो विलेजेस में हम एग्रीकल्चर या प्राइमरी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा क्या है, नज़दीक होते हैं। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे कि जो कि भूमि से संबंधित होती है। तो एग्रीकल्चर हमारा भूमि से संबंधित है। अगर एग्रीकल्चर अच्छी करनी है तो वहाँ की भूमि भी क्या होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। अगर वहाँ पर भूमि अच्छी है तो वहाँ पर क्या है, सेटलमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर देख लेते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई वाले भागों में, जहाँ पर क्या है वहाँ की भूमि उपजाऊ है। तटीय इलाकों की बात कर लेते हैं, वहाँ की भूमि उपजाऊ है तो वहाँ पर आपको बसाव स्थिति भी ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ पर अच्छी की जा सकती है। इसीलिए वहाँ पर अधिवास या सेटलमेंट भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और समतल भाग है, इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर कंपैरिजन करते हैं उन इलाकों से, जैसे मृस्थलीय इलाका जहाँ पर भूमि उपजाऊ नहीं है, दलदली इलाका जहाँ पर भूमि उपजाऊ नहीं है, तो वहाँ पर आप लोगों को बस्तियाँ क्या है, कंपैरिजन में बहुत ही कम मिलने वाली है। तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि भूमि कैसे इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं उच्च भूमि क्षेत्र की, उच्च भूमि क्षेत्र भी क्या है, चुनाव करता है कि वहाँ का सेटलमेंट कैसा होगा। मतलब क्या है, अगर बाढ़ का समय होने वाली स्थिति से बचना है तो वहाँ पर लोग क्या है, ऊंचे क्षेत्रों में क्या है, सेटलमेंट बसाते हैं सुरक्षित रहने के लिए। वहाँ के जो मकान हैं वहाँ पर जीवन सुरक्षित रह सके, तो वो नदी बेसिन के निम्न भागों में बस्तियाँ और नदी वेदिका या तटबंधों पर जाकर क्या है, सेटलमेंट बसाते हैं, ऊंचाई पर जाकर सेटलमेंट बचाते हैं। और वहाँ पर जो बाढ़ से बचने के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए ऊंचे क्षेत्रों में क्या है, सेटलमेंट बसाई जाती है बेसिकली। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गृह निर्माण सामग्री की। गृह निर्माण सामग्री कैसे क्या है इफेक्ट करता है। तो जहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल, होम बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल होता है तो वहाँ पर क्या है, बस्तियाँ बसाई जा सकती है। और जहाँ पर नहीं होता तो वहाँ पर बस्तियाँ कम आप लोगों को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं। और ये क्या है, क्लाइमेट पर भी आधारित होता है। होम बिल्डिंग मटेरियल की अगर बात करते हैं तो क्लाइमेट पर भी आधारित होता है कि जहाँ पर क्लाइमेट जैसा होता है वहाँ पर आप लोगों को वैसे ही सेटलमेंट मिल जाएंगे। अगर वहाँ पर वन वाला इलाका है, वनीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर आप लोगों को गाँव में लकड़ी की ज़्यादा बहुलता होती है, जिसके आधार पर लकड़ियों से निर्मित आप लोगों को सेटलमेंट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात कर लेते हैं चीन के लोएस्ट क्षेत्र की। तो यहाँ पर जो है निवासी का क्या है, कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं। अगर नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका के सवाना प्रदेश में, तो यहाँ पर लोग कच्ची ईंटों के मकान बनाते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट, एस्किमो हिमखंड इग्लू में रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर उन चीज़ों का निर्माण होता है। तो जहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल, होम बिल्डिंग मटेरियल होता है तो वहाँ पर भी क्या है, सेटलमेंट आप लोगों को इफ़ेक्ट करती है सेटलमेंट। अब हम बात करते हैं सुरक्षा की, सेफ्टी। सेफ्टी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेफ्टी जहाँ पर है वहाँ पर सेटलमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी, और जहाँ पर सेफ्टी कम है या बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर सेटलमेंट बहुत ही कम मिलती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी सेफ्टी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, पड़ोसी समूह के उपद्रवी की स्थिति होती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से लोग क्या है, पहाड़ों व द्वीपों पर बसाया जाता है। जैसे कि नाइजीरिया में खड़े इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। बिल्कुल, जहाँ पर सेफ्टी होती है उसी आधार पर क्या है, सेटलमेंट बसाए जाते हैं। और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ही सेटलमेंट क्या है,
बसाए जाते हैं, तो सेफ्टी भी क्या है हमारी प्रभावित करने वाले कारकों में गिनी जाती है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो नेक्स्ट नियोजित बस्तियाँ। नियोजित बस्तियाँ कैसे प्रभावित करती है, ये क्या है प्लांट सेटलमेंट होती है। बेसिकली ये प्लांट जो होती है, नियोजित बस्तियाँ जो होती है वो सरकार द्वारा बसाई जाती है या उन क्षेत्रों में प्लानिंग करके इनको बसाया जाता है, और वो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है जो हमने ऊपर बात की। यहाँ पर सेटलमेंट होता है, पानी होता है, अवसंरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसी आधार पर इसको क्या है बसाया जाता है, नियोजित किया जाता है। इसमें हम देख लेते हैं इथोपिया में के सरकार द्वारा ग्रामीणकरण योजना, भारत में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास करके इसके एक अच्छे उदाहरण निकल के आते हैं। मैंने उदाहरण आप लोगों को स्टूडेंट इसलिए बताए हैं क्योंकि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछे जा सकते हैं। नियोजित बस्तियां हमें पता चल गया कि कौन सी होती है, जिनको प्लान करके किया जाता है। पहले प्लान किया जाता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों को बसाया जाएगा, और फिर जाके इस क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र को, विलेजेस को बसाया जाता है। ओके स्टूडेंट, और वो सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि एक ग्रामीण या विलेजेस में होनी चाहिए। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रतिरूप है जो कि ग्रामीण बस्तियों में पाए जाते हैं। तो पहले हम उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कारक है जिनके द्वारा ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप प्रभावित होता है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा ग्रामीण बस्तियों की स्थिति, कैसी स्थिति है, लोकेशन कैसी है, गांव की आकृति कैसी है, कैसी संरचना है, कैसी स्थलाकृति है, ये क्या चीज़ है ये प्रभावित करती है, कैसा प्रसार है, ये जो मापदंड है ये क्या करते हैं ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं, और उसी आधार पर प्रतिरूप मिलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रतिरूप है या कौन कौन से प्रतिरूप अवेलेबल है ग्रामीण बस्तियों में, तो उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है विन्यास के आधार पर। विन्यास के आधार पर कि कौन से स्पेसिफिक देख लेते हैं क्या है स्टूडेंट। मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम, विन्यास मतलब स्थलाकृति के आधार पर हम इसको बोल सकते हैं। तटीय ग्राम, वन ग्राम या मरुस्थलीय ग्राम, इसके आधार पर, विन्यास के आधार पर कि कैसा विन्यास है वहाँ, उसी के आधार पर सेटलमेंट यहाँ पर पाया जाता है या विलेजेस यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। जिस गांव में जैसा कार्य मिलता है उसी आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे मछुआरों का गांव कृषि ग्राम, कुल्हाड़ों का ग्राम पशुपाल ग्राम, तो इस आधार पर क्या है इसको डिवाइड किया गया है विलेजेस को। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आकृति की, तो बस्तियों की आकृति के आधार पर अगर बात करते हैं तो मिल जाती है रेखीय, आयताकार, वर्ताकार, तारे के आकार की, टी आकार की, चौपट्टी, दोहरी ग्राम, इस आधार पर क्या है ये मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि ये आधार कैसे बसते हैं। रेखिक प्रतिरूप की अगर बात करते हैं तो रेखिक प्रतिरूप कैसे बसते हैं, आयताकार प्रतिरूप की बात करते हैं तो आयता प्रतिरूप कैसे विकसित होते हैं, तो इस आधार पर हम देख लेते हैं। पहले हम रेखिक प्रतिरूप की देखेंगे। रेखिक प्रतिरूप बेसिकली जहाँ पर कोई नदी, सड़क वगैरह होती है तो उस आधार पर रेल लाइन होती है, तो उस आधार पर तटबंधों पर उनके क्या है सेटलमेंट आप लोगों को मिल जाएंगे। सड़क के किनारे, नदी के किनारे, रेल मार्ग के किनारे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी रेखिक प्रतिरूप कहलाएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नेक्स्ट है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप जो हमारा होता है ये समतल क्षेत्र होता है और चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है, और सड़कें क्या है आयताकार होती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। फॉर एग्जांपल ये हमारी सड़कें हैं जो कि इस तरीके से काट रही है, यहाँ पर सेटलमेंट मिलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है आयताकार प्रतिरूप कहलाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है हमारा वर्ताकार प्रतिरूप है। वर्ताकार प्रतिरूप जो है हमारा झीलों, तालाबों आदि के क्षेत्रों के पास मिलता है। ये देख लेते हैं, जैसे कि कोई तालाब है, झील है, तो इसके पास आप लोगों को सेटलमेंट मिल जाएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा वर्ताकार
सेटलमेंट कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा वर्ताकार सेटलमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तारे के आकार का प्रतिरूप, तो तारे के आकार का जो प्रतिरूप है वो मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं और तारे के आकार की बस्तियां विकसित हो जाती हैं। कई मार्ग एक दूसरे के साथ आकर मिल जाते हैं इस टाइप में, इस तरीके से, तो वो इसके साथ साथ में सेटलमेंट हो जाते हैं, तो वो हमारी कहलाती है तारे आकार का प्रतिरूप। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार, तो यहाँ पर क्या है, टी आकार की बस्तियाँ सड़क के तिराहे पर विकसित हो जाती है। वाई आकार की बस्तियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ दो मार्ग आकर मिल जाते हैं, तीसरा मार्ग से मिल जाते हैं। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहे पर, क्रॉस आकार का हमने जिक्र किया था स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन में, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि क्रॉस आकार क्या होता है कमेंट्स करके। चौराहे के चारों ओर की दिशाओं में बसाव आरंभ हो जाता है, तो वो हमारी कहलाती है क्रॉस आकार की। ये हमारी दे रखी है वाई आकार की। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से सड़क निकल रही है और यहाँ से भी सड़क निकल रही है, तो वाई आकार की यहाँ पर बस्तियाँ बनी हुई है। दोहरे ग्राम जो कि नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर बसे हुए होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, दोहरे ग्राम कहलाते हैं। बिल्कुल नहर के पास देख सकते हो आप, इस तरफ भी गांव बसा हुआ है और इस तरफ भी गांव बसा हुआ है, तो वो हमारे कहलाते हैं दोहरे ग्राम। ग्रामीण बस्तियों की समस्या के बारे में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं, तो हमारा विकासशील देशों के बारे में बोला गया है, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या बोला गया है। ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक होती है ग्रामीण विकासशील देशों में। बेसिकली हम अगर बात करते हैं भारत, चाइना और जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और विकासशील देश है, वहाँ पर बेसिकली ग्रामीण बस्तियों की संख्या जो है अधिक मिलती है। तो अधिक होती है तो वहाँ पर आधारभूत ढांचा विकसित नहीं हो पाता, नियोजन नहीं किया जा सकता, प्लानिंग नहीं की जा सकती, और यहाँ पर जितनी भी बेसिक नीड्स होती है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती। तो क्या है, ये भी एक समस्या है ग्रामीण बस्तियों में, विकासशील देशों में। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं होती। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बेसिक जो नीड्स है उसको प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता। तो क्या है, ये प्रॉब्लम्स है हमारे विलेजेस की। पर्वतीय एवं शुष्क प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो पेयजल हेतु लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। आप लोगों को भी पता है जब गर्मी आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी दूरी तय कर जल की आपूर्ति को दूर किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया जाता है। और जब बीमारियां आती है, जल जनित जो बीमारियां होती है, जल से संबंधित होती है, बाढ़ वगैरह आती है, तो हेजा पीलिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ या सूखे की स्थिति से ग्रस्त हो जाते हैं। सिंचाई सुविधा कम होने से कृषि कार्य भी यहाँ पर क्या है, प्रभावित होता है। यहाँ पर शौचालय घर, कूड़ा करकट की सुविधा नहीं होती, तो यहाँ पर ये भी एक समस्या है। बिल्डिंग मटेरियल्स की अगर बात करते हैं तो अच्छा बिल्डिंग मटेरियल ना होने की वजह से यहाँ पर क्या, छप्पर के घर बनाए जाते हैं, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, जो कि जल्दी ही बाढ़ से ग्रस्त होकर बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, रख रखाव की सुविधा नहीं होती, काफ़ी नुकसान होता है गाँवों को इस चीज़ से, और उनका जनजीवन भी प्रभावित होता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो पशु है, पशु भी क्या है, अगर जंगली जानवर होते हैं तो उनसे सुरक्षा की अगर सेफ्टी की बात करते हैं तो सुरक्षा संबंधी कोई सुरक्षा प्रोवाइड नहीं होती, जिसके कारण भी यहाँ पर लोग क्या है, इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं। सड़कों की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कच्ची सड़कें होती है। आधुनिक संचार की अगर बात करते हैं तो उस चीज़ की भी कमी होती है, जिसके कारण क्या है, समस्या उत्पन्न होती है। कच्ची सड़कों की ही बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जब बारिश होती है, वर्षा का ऋतु आती है, तो कच्ची सड़कें क्या है, चलने लायक नहीं रहती और जल भराव हो जाता है, जिसके कारण ग्रामीण लोगों को कठिनाई होती है, समस्या होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड
अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही बने रहिए ज्योग्राफी अलर्ट पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड, और जिससे कि आपको ज्योग्राफी संबंधित नॉलेज मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, और ऐसे ही देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।